दोस्तों, राजनीतिक बाजार में काफ़ी गर्मा गर्मी है। एमएलएस खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं और डेमोक्रेसी को तो कौड़ियों के भाव बेच दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कहाँ से आया, क्या उसके केस लॉज हैं, क्या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस फ्रेम करी हैं। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो रिसेंट राजस्थान कंट्रोवर्सी हुई है उसमें लीगल इश्यूज़ या लीगल आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये आने के चांसेस भी हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या जुडिशरी हो या फिर आप क्लैट जो एंट्रेंस देते हैं पीजी के लिए, उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये हम आज बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बदल कानून। फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट लीगल। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि आज हम कवर करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। मैं हूं आदित्य शर्मा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में हम देखेंगे कि रिसेंट ऐसी कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। जैसे राजस्थान का तो मैंने अभी आपको बताया ही। तो एक हमारे जो कर्नाटका में डिफेक्शन किया था एमएलएज में, जहां पे कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरा मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली जो सिंधिया फैक्शन है उसने रिजाइन कर दिया। और फिर हमारा राजस्थान डिफेक्शन तो अभी जो रिसेंट चल ही रहा है। तो एंटी डिफेक्शन क्या है? कि एंटी डिफेक्शन है कि इसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। पहली चीज तो इसको ना आया राम गया राम भी बुलाया जाता है। पर इसके पीछे की कहानी थी एक कि 1967 में हरियाणा में एक एमएलए थे गया लाल जी। उन्होंने एक ही रात में 3 बार पार्टियां बदली थी। तो तब से ही इसको आया राम और गया राम बोला जाने लगा। इसको दल बदल कानून भी बोलते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं? इनने एमएलएस को एज अ हॉर्स बताया है, पता नहीं कैसे बताया, बट ठीक है। तो उनको ही खरीदना और उनको बेचना, हॉर्स ट्रेडिंग। तो पहले हम जानेंगे कि डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफेक्शन? तो फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, जब आप असेंबली में जब एज ए आप एमएलए या एमपी बैठे हुए हैं तब, तो उसको हम बोलेंगे डिफेक्शन। और इसका मेन एम क्या है? और जो हम एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, हम लॉ की बात करें, डिफेक्शन की बात नहीं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका मेन पर्पस क्या है, उसका एम क्या है कि ये जो एमपी एमएलए जो अपनी जो साइड बदल लेते हैं उन अपने पर्सनल मोटिव या करप्शन करके, तो उसको प्रिवेंट करना है। तो अब इससे कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि पहली बात तो जो आप गवर्नमेंट चला रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके एमएलए जो मेजोरिटी गवर्नमेंट है उसकी दूसरी जगह एमएलए चले गए तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो आपकी गवर्नेंस में इनस्टेबिलिटी आएगी, कभी कोई गवर्नमेंट कभी कोई। जो माइनॉरिटी है वो अपनी मेजोरिटी बना लेगी। तो इससे डेमोक्रेसी को भी खतरा है भाई, क्योंकि लोगों ने जिनको चुना है अल्टीमेटली उनने जो किस पार्टी को बिलोंग करते थे, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, वो देख के उसको उन्होंने इलेक्ट किया था। और अब उसने अपनी पर्सनल मोटिव के लिए पार्टी ही चेंज कर ली। तीसरी क्या है कि जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट जो हमने बोला कि हमने जिसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, जिस आइडियोलॉजी को वहां पे भेजा, उसने वही बदल ली। तो ये इसके कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं जब आप डिफेक्शन करते हैं। तो अब इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखेंगे। तो ओरिजिनली ये जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 52nd अमेंडमेंट के बाद 1985 में लाया गया था, जब राजीव गांधी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके दौरान जो 52nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया और कुछ आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस लाए गए। तो वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? वो आर्टिकल्स हैं हमारा आर्टिकल 101 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 102 सब क्लॉज 2। ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये हमारे मेनली पार्लियामेंट से डील करते हैं। और ये जो आर्टिकल 190 सब क्लॉज 3 है और आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 है, ये हमारे स्टेट असेंबली से डील करते हैं। तो ये और इसी अमेंडमेंट को हम एज ए क्या रेफर करते हैं कि यही हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, क्योंकि फिर 10th शेड्यूल में इन्होंने पूरा लॉ फ्रेम किया है। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 10th शेड्यूल जो है वो क्या कहता है? 10th शेड्यूल हम बात करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन, वो हम मेनली फोकस जो रहेंगे, हमारा एम्फेसाइज जो रहेगा वो मेनली डिस्क्वालिफिकेशन या फिर उससे रिलेटेड प्रोविजंस पे ही रहेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन कब होगा? कि जब कोई मेंबर अपनी वॉलंटरली जानबूझ के मेंबरशिप
अपनी मेंबरशिप जो है वो एब्सटेन कर दे, वोट मतलब जो पार्टी का डायरेक्शन है, जो विप के डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग वोट ना करे या वोट करे, तो ये वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है अपनी मेंबरशिप पे। तो अभी जो राजस्थान वाला जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें इस जो टर्म है वॉलंटरी गिविंग अप मेंबरशिप, इस पे काफी एम्फेसिस किया जा रहा है और ये काफी अभी इशू में भी है, तो वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन था ये तो किसका था कि जो ऑलरेडी मेंबर हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, इंडिपेंडेंट मेंबर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं निर्दलीय, जो लोग खड़े होते हैं। तो अगर कोई भी निर्दलीय या इंडिपेंडेंट मेंबर खड़ा होता है पार्लियामेंट के इलेक्शंस में या स्टेट लेजिस्लेचर के असेंबली के इलेक्शन में, तो अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन के बाद, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो एक तो क्या है कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो भी इलेक्टेड होके आते हैं, लेकिन थर्ड जो है वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे जो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, या अभी कुछ टाइम पहले रिसेंट अमेंडमेंट जो 104th अमेंडमेंट से पहले जो ये था कि जो 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, अगर ये नॉमिनेट होने के बाद 6 महीने के पीरियड के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई कहलाए जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कब कब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो वो क्या क्या है कि ये है कि अगर पार्टी के जो 2/3 मेंबर हैं वो पार्टी से अलग होके किसी और पार्टी में मर्ज हो जाते हैं या उस पार्टी से अलग होते हैं, तो उनको नहीं एज ए डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा। अब पहले क्या था कि एक 52nd अमेंडमेंट में एक ये भी था कि 1/3 मेंबर अगर पार्टी से अलग हो रहे हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा, जो कि लेटर हमारे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया था, इसको ओमिट कर दिया गया था। तो लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर जो मेंबर है जिसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, अगर वो रेप्रीमांड गया या फिर आप कहिए कि एप्लीकेशन दे माफी का या फिर अपनी गलती का कुछ भी, और पार्टी उसे 15 दिन के अंदर माफ कर दे, कंडोन कर दे, तो फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। लेकिन इसमें एक तीसरा केस भी है, जब कोई स्पीकर बन जाता है तो वो भी अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ सकता है, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीइंग अ स्पीकर उसको एक इम्पार्शियलिटी, अनबायसनेस मेंटेन करके चलना है। जैसे हमारे सोमनाथ चटर्जी एक स्पीकर हुए थे, उन्होंने अपने टाइम पे यही किया था, तो लेकिन उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं माना गया था। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई मेंबर है एमपी एमएलए, तो अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो ये अल्टीमेट पावर किसके पास होगी कि ये डिसीजन लेने की कि भाई वो डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है। तो पहली चीज तो ये पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्पीकर हैं लोकसभा के, वो लोग ये डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, और राज्यसभा में हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करेंगे, जो कि हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें तो वहां पे जो स्पीकर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन, मतलब क्या कंडक्ट है, और उसकी जो मेंबर है उसके कंडक्ट को वो एग्जामिन करेंगे और डिसाइड करेंगे कि पर्सन डिस्क्वालीफाइड है या नहीं है। तो अब हम इसका इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं, किहोटो होलोहन केस। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। जब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे तो आपको ये केस जरूर डिस्कस करना है। अगर आपके किसी भी एग्जाम में आ जाए, इवन आपके यूपीएससी में आ जाए, आपके जुडिशरी में आ जाए, तो आपको ये केस तो जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस लेट डाउन की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो थी उसको अपहेल्ड किया था विद द मेजोरिटी ऑफ द 3:2, यानी कि जो 5 जजेस की जो बेंच थी उसमें 3 जजेस ने बोला था कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, एंड जो दो जजेस थे उन्होंने बोला था कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब इसमें क्या था कि स्पीकर का जो डिसीजन है 10th शेड्यूल में, इसमें क्या हुआ था कि जो आपका 52nd अमेंडमेंट था
उसमें ये कह दिया गया था कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, ठीक है, और उस पर कोई भी कोर्ट जो है इंटरफियर नहीं करेगी। बट इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ, स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल है, बट इट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और वहीं जो स्पीकर है जब वो ये डिसाइड करता है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाई है, तो वो एज ए ट्रिब्यूनल एक्ट करता है उस दौरान। तो मेजोरिटी ने क्या व्यू किया, उसने कहा कि ये लॉ बहुत जरूरी है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, और जो अनप्रिंसिपल और अनएथिकल जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस होते हैं उससे डेमोक्रेसी को और गवर्नमेंट को गवर्नेंस जो बची रहे, तो ये इंपॉर्टेंट लॉ है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन अब हम ध्यान देंगे कि माइनॉरिटी ने, जो माइनॉरिटी जजेस थे, जिनको हम कहते हैं कि जो 3:2 जो 2 जजेस थे, उनका क्या व्यू था इस एक्ट को लेके। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो लॉ है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये तो नल एंड वॉइड है। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि पहली चीज तो ये है कि आर्टिकल 368 के हिसाब से इसको नहीं पास किया गया है। इसमें सारे स्टेट्स की वो रेटिफिकेशन जरूरी थी, हाफ ऑफ द स्टेट्स की इसमें रेटिफिकेशन जरूरी थी, क्योंकि इसमें स्पेशल मेजोरिटी लगनी थी। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो स्पीकर है वो एज अ सोल आर्बिटर, जो है सोल आर्बिटर की तरह काम कर रहा है, तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गया। क्योंकि स्पीकर कौन बना रहा है? स्पीकर तो वहीं लेजिस्लेचर लोग बना रहे हैं, और मेनली गवर्नमेंट का ही जो पार्टी मेजोरिटी में होती है उसी का स्पीकर होता है, तो वही लोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड होगा अपने लोगों के लिए। तो ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये उसके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे स्पीकर एज ए जज रोल प्ले करता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ जा रहा है। फिर क्या हुआ कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे आपके एक्ट में। तो वो क्या है कि इसका मेन एम जो था, इन्होंने क्या किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, उनकी साइज लिमिट कर दी, कि उन्होंने कर दिया कि जो लोकसभा यानी कि जितने मेंबर्स लोकसभा है या फिर स्टेट असेंबली है, उसमें जितनी टोटल मेंबर है ना, उसके 15% ही आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा केस हुआ था कि यूपी में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बनी थी, और उन्होंने क्या किया कि जितने भी डिफेक्टेड मेंबर्स थे जो कांग्रेस से आए थे और जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे, तो उन्होंने सबको मिनिस्टर बना दिया था, और मिनिस्टर्स लगभग उस टाइम पे 96 या 98 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन गए थे। तो इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने क्या किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनकी साइज पहले तो इन्हें लिमिट कर दी, और दूसरे फिर क्या चेंजेस लाए कि जो भी मेंबर जो है, जो डिफेक्टर है, वो कोई भी पब्लिक मिनिस्टर नहीं बन सकता, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, कोई भी रेम्यूनरेटिव पोस्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो और मजबूत हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले 52nd अमेंडमेंट में इन्हें बोला था कि 1/3 लोग जो हैं अगर वो स्प्लिट होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं माने जाएंगे, बट इसको ऑमिट कर दिया गया था हमारे इस 91st अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज और जो एंड में जो जोड़ी गई है वो ये है कि जो 15% मैक्सिमम लिमिट है, वहीं जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो स्टेट में इसमें मिनिमम क्राइटेरिया दिया है कि मिनिमम 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होने ही चाहिए, और मैक्सिमम कितने जाएंगे? 15%, 15%। तो ये, लेकिन ये स्टेट के लिए मिनिमम 12 वाला, ये पार्लियामेंट के लिए नहीं है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। हो सकता है कि यूपीएससी आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर दे, ये पूछ ले कि पार्लियामेंट में जो है वो मिनिमम जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मिनिमम 12 आपके मिनिस्टर बनाना जरूर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ही क्राइटेरिया दिया गया है। अब हम देखेंगे कि रीसेंट कौन कौन से केस लॉज हमारे हुए हैं। तो अभी जो रीसेंट हुआ है रामचंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस शरद यादव, इसका जजमेंट आया है 19 मार्च 2020 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी स्पीकर ये
डिसीजन ले कि वेदर मेंबर हैज बीन गिव अप हिज मेंबरशिप वॉलंटरी और नॉट, तो उसको उसका कंडक्ट और उसके एक्शंस को भी ध्यान में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या किया है कि उसके जो पुराने जितने भी केसेस के गाइडलाइंस थे, जैसे कि क्योटो हो गया, क्योटो केस हो गया, रवि नायक केस हो गया, तो इन सब को गाइडलाइंस को उसने यहाँ पे रिट्रीव किया है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस हुआ है रिसेंटली वो है कीशम मेघा चंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ मणिपुर। तो इसका जजमेंट आया था हमारा जनवरी 2020 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो स्पीकर है, अगर उसके पास डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन फाइल होती है तो उसको 3 महीने यानी 3 महीने के अंदर यानी कि 3 मंथ्स में उसको उसका डिसीजन देना जरूरी है। ये ऐसा क्यों हुआ था? ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो स्पीकर थे वो खुद कांग्रेस से डिफेक्ट करके बीजेपी में आए थे और उनको स्पीकर बना दिया गया था। तो अब क्या हुआ कि जब डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन उनके पास पहुंची तो वो उस पर कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे थे। तो जब फिर ये मामला पहुंचा हमारा सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हमारा डिसीजन दिया कि 3 महीने में आपको जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है उसको डिस्पोज करना है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान कंट्रोवर्सी, राजस्थान में क्या हो रहा है और दोनों तरफ के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो जो सचिन पायलट का फैक्शन है वो ये कह रहा है कि जो विप होता है, तो जो पार्टी के डायरेक्शंस होते हैं वो सिर्फ कहां तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सिर्फ आप असेंबली तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। ये नहीं है कि आप असेंबली के बाहर कोई पार्टी की मीटिंग बुला रहे हैं और हम उसमें नहीं आ पाए तो आप हमारे खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाल देंगे। और दूसरा इनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से अगर बाहर भी विप अपनी पावर का यूज करेगा तो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो मतलब वो तो एक तरीके से उनका विक्टिमाइजेशन हो जाएगा, विप अपनी पावर का मिसयूज करेगा। और तीसरा आर्ग्यूमेंट जो इनका वो ये है कि पार्टी मेंबर चाहें तो असेंबली के बाहर वो विप के डायरेक्शन को नकार सकते हैं, नेगेट कर सकते, डिफाई कर सकते हैं कि भाई हमको नहीं करना, वो फ्री हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है, जो गवर्नमेंट या फिर जो कांग्रेस साइड का जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनका कहना ये है कि ये जो सचिन पायलट का फैक्शन है, ये जो एमएलएज हैं उनके, वो इनफॉर्मली जो दूसरी पार्टी बीजेपी यानी कि बीजेपी से जो मिले हैं, इट इज अमाउंट टू दी गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी। तो कहीं ना कहीं डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, भले उन्होंने फॉर्मली कोई एप्लीकेशन नहीं दी है लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो क्या है कि जो वॉलंटरी गिविंग अप दी मेंबरशिप, इस पे काफी फोकस किया गया है और पूरा जो इश्यू है दोनों के बीच में वो इसी पे ही एम्फसाइज किया गया है। अब इसमें कहा है कि गिविंग, रवि नायक केस में 1994 में क्या है, गिविंग कहा गया है कि गिविंग अप ऑफ मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मेंबर्स कंडक्ट। अब जो रवि नायक केस उसमें क्या कहा है कि अगर कोई मेंबर का कंडक्ट से समझ में आ रहा है, तो यहां तो कंडक्ट हम कह सकते हैं कि माइट बी, अगर वो सच है तो ऐसा है। बाकी जो सिमिलर सर्कमस्टेंसेस जो थे वो कर्नाटका पॉलिटिकल क्राइसिस में, जो कर्नाटका में डिफेक्शन हुआ था वहां पे भी हुए थे, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अपहेल्ड किया था मेंबर्स का। तो अब यहाँ पे क्रूशियल क्वेश्चन जो है ना वो ये है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट है, क्या उसका जुरिस्डिक्शन था जो उसने बीच में ही स्पीकर की जो स्पीकर ने नोटिस इशू किया था एमएलएस के लिए, तो क्या राजस्थान हाईकोर्ट के पास ये पावर है या जुरिस्डिक्शन है कि वो उस पर स्टे लगा दे स्पीकर के प्रोसेस पे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहली बात, जो हाईकोर्ट का डिसीजन है उसके अगेंस्ट में, मतलब अब ये इस मैटर को लेके ये लोग वहां गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, क्या बोला कि हाईकोर्ट ने जो इंटरवेंशन किया है वो प्री मैच्योर है, क्योंकि क्योटो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि जब तक स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर देता तब तक कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये क्या है, दिस इज द क्लियर कट केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, या फिर इनका ये भी कहना है कि इट इज थ्रेट टू द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर में थे कि हाँ भाई जो हाई कोर्ट राजस्थान ने जो बोला है वो सही है, तो इसमें इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर कोई भी एमएलए जो है, अगर वो पार्टी की किसी भी चीज से अगर वो सहमति नहीं रखता है, अगर वो डिसएग्री करता है,
तो उसके खिलाफ आप डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये फिर उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगा। कौन से फंडामेंटल राइट्स को? आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कौन सा? आर्टिकल 19। तो ये उसको ब्रीच कर रहा है, और जब भी आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होगा तो क्या होगा? उसमें आपका कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। और यही अभी हमारे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया है, मतलब यही ऑर्डर पास किया। उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट ने जो करा है वो सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए डिसेंट बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ, मतलब उनकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं ब्रीच हुए हैं, तभी उन्होंने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पर रोक नहीं लगाई है। तो अब हम देखेंगे कि क्या कुछ रिकमेंडेशंस हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को, ताकि जब आप अपने पेपर में एट द एंड जब कंक्लूड करें तो उसमें आप ये चीज लिखेंगे तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स फॉर इन योर यूपीएससी ऑप्शनल, लॉ ऑप्शनल, और इवन इन योर जुडिशरी, और इन क्लैट ऑल्सो फॉर पीजी। तो क्या रिकमेंडेशन है इसमें? दिनेश गोस्वामी कमेटी बैठी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, तो उन्होंने कहा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कुछ लिमिटेड केसेस में ही मानी जानी चाहिए। ऐसे हर चीज को लेकर अगर विप डायरेक्शन देगा तो वो पॉसिबल नहीं है हर चीज फॉलो की जाए। तो उन्होंने कहा कि पहली चीज तो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तभी मानी जाए जब मैं जो गवर्नमेंट है या पार्टी है उसके अगेंस्ट में कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास प्रपोज हुआ हो, और तब आपने वोट किया या फिर आप वोट नहीं किया। तो ऐसे टाइम पे जहां पे गवर्नमेंट गिर सकती हो, अगर उस टाइम पे अगर आप वोट कर रहे हैं या वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन माना जाना चाहिए। ये हमारे दिनेश गोस्वामी कमेटी में बोला था। लॉ कमीशन की जो 170th रिपोर्ट है उसने ये बोला था कि जो स्प्लिट मर्जर वाला जो आपने एग्जाम्प्ट दिया है उसको पहले तो हटा दिया जाए, और दूसरा इनका जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट्स बनाते हैं, अगर उसके बाद में वो चीज उसको तोड़ते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन माना जाए। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है 10th शेड्यूल के अंदर, वो स्पीकर की वजह प्रेसिडेंट या गवर्नर को दी जाए, और उसमें भी इलेक्शन कमीशन की एडवाइस ली जाए जो कि बाइंडिंग होना चाहिए उन पे। वहीं जस्टिस वर्मा जो थे वो जज थे हमारे किहोटो केस में, और उनका ये रिकमेंडेशन था कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होना चाहिए जो डिस्क्वालिफिकेशन से डील करे। तो ये था हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।